Class 6th History, Chapter 1, What, Where, How and When. इस चैप्टर में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है, क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, ये सारे जो बेसिक क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर के शुरू में रशीदा जो एक क्वेश्चन पूछती है। रशीदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। अचानक उसकी आंख एक छोटे से हेडलाइन पर पड़ती है, 100 years ago। वो एकदम से हैरान हो जाती है कि कैसे किसी को पता चल सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ, 100 years ago पहले क्या हुआ। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कल क्या हुआ ये आप जान सकते हो रेडियो सुन करके, टेलीविजन देख करके या न्यूज़पेपर्स में पढ़ करके। लास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ ये आप किसी से पूछ के, जिसको पिछले साल क्या हुआ जिसको याद है वो उससे पूछ के आप जान सकते हो कि लास्ट ईयर क्या हुआ। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। What can we know about the past? अब पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि हम पास्ट के बारे में, बीते हुए समय के बारे में क्या जान सकते हैं। कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे हम जान सकते हैं कि पहले लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम उस समय या पुराने समय में जो हंटर्स थे, जो शिकारी थे, उनकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। हर्डर्स, हर्डर्स वो होते हैं जो जानवरों को पालते हैं। तो जो हर्डर्स, वन हु रियर एनिमल्स, तो पशुपालकों के बारे में जान सकते हैं। किसानों, फार्मर्स के बारे में जान सकते हैं। रूलर्स, राजाओं के बारे में जान सकते हैं। मर्चेंट्स, व्यापारियों के बारे में जान सकते हैं। प्रीस्ट, वन हु परफॉर्म रिलीजियस वर्क, जो प्रीस्ट जो कि रिलीजन से एसोसिएटेड, धर्म से जुड़े हुए धार्मिक काम करते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। क्राफ्ट पर्सन, जो कारीगर होते हैं, उनके बारे में, कलाकारों के बारे में, म्यूजिशियन जो है उनके बारे में भी जान सकते हैं। साइंटिस्ट, सबके बारे में जान सकते हैं। हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन सा गेम खेलते थे, कौन सी स्टोरी सुनते थे, कौन से प्ले वो देखते थे या कौन से सॉन्ग वो गाते थे। अगला जो क्वेश्चन रेज होता है, वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ थे शुरू में। तो अगर आप लोग मैप 1 देखोगे, मैप 1 में नर्मदा रिवर, तो शुरू में या बहुत पहले जो लोग थे वो नदियों के किनारे रहते थे। तो हजारों साल पहले लोग थे जो थे उन्होंने नदियों के किनारे रहना शुरू किया। शुरू में जो लोग यहाँ पे नदियों के किनारे रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स, वो गैदरर कौन होते हैं, वन हु कलेक्ट फूड, जो खाने को इकट्ठा करते हैं, उनको गैदरर बोला जाता है। उन्हें अपने आसपास के प्लांट सराउंडिंग्स के बारे में पता होता है कि उनके आसपास जो सराउंडिंग में कौन से जंगल हैं, उनके आसपास कौन से जंगल हैं, वहाँ पे कौन से प्लांट्स हैं, कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो वहाँ से वो जो ईडेबल रूट्स, जो जिन रूट्स को खाया जा सकता था उनको कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, दूसरे जंगल में पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे उसको भी कलेक्ट करते थे। इसके अलावा वो जानवरों का शिकार करके उनका जो मीट है, उनका जो मांस है वो भी हासिल करते थे। तो गैदरर्स वो थे जो कि फूड को गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। तो अब हम लोग सुलेमान एंड किर्थर हिल्स नॉर्थ वेस्ट में पहले देखेंगे। ये सुलेमान एंड जो किर्थर हिल्स, ये जो पहाड़ियां हैं, यहाँ के आसपास जो मेन और वुमेन रहते थे, सबसे पहले इन्होंने
क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, उन्होंने अनाज उगाना सीखा, जैसे गेहूं को उगाना, बार्ले, जौ को उगाना। तो सबसे पहले ये आप अगर मैप में देखोगे तो ये सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स है। तो यहाँ पे रहने वाले जो आदमी और औरत थे, उन्होंने लगभग आज से 8000 ईयर्स पहले, सबसे पहले कह सकते हैं हम लोग कि गेहूं और जौ जो ये था इसको उगाया। यहाँ पे मैप में आप लोग देखो कि यहाँ पे आपको सुलेमान हिल्स दिख रही हैं, कीर्थर हिल्स दिख रही हैं। तो यहाँ पर 8000 ईयर्स अगो सबसे पहले मैन एंड वुमेन ने व्हीट एंड बार्ले, इन सारे जो क्रॉप्स को इसको प्रोड्यूस किया। यहीं पे आप लोग ये देखो नर्मदा रिवर दिख रही है यहाँ पे। सबसे पहले यहीं पे जो ह्यूमन सेटलमेंट, इंसानों ने रहना शुरू किया। कब? और जो लोग यहाँ पे रहते थे वो क्या थे? दे वर द गैदरर्स, दे वर द हंटर्स। इसके बाद जो लोग थे इन्होंने जानवरों को भी पालना सीखा। कब? लगभग 8000 ईयर्स के आसपास ही। कौन से सबसे पहले जानवर पाले गए? शिप, गोट, कैटल। और ये जो लोग थे धीरे धीरे मतलब गांव बन गया और ये लोग गांव में रहते थे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो यहाँ पर गारो हिल्स आपको देखने को मिलेगा, और अगर सेंट्रल इंडिया में देखोगे तो आपको यहाँ पर विंध्या हिल्स, नर्मदा रिवर के ऊपर आपको विंध्या हिल्स भी देखने को मिलेंगी। तो ये वो कुछ प्लेसेस थे जहां पर सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई। सबसे पहले जो विंध्याचल पर्वत है इसके नॉर्थ में जो जगह है वहां पर सबसे पहले चावल को उगाया गया। ट्रेस द रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब हम लोग इसी मैप में आप लोग देखो कि रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ हैं। तो आप रिवर इंडस जो ये है और इसकी ट्रिब्यूटरीज सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज, ब्यास, ये 5 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? जब एक छोटी नदी जो है बड़ी नदी में मिलती है तो छोटी नदियां जो होती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। जो लगभग 4700 years पहले जो सबसे पुराने या सबसे पहले शहर थे वो रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे डेवलप होना शुरू हुए। इसके बाद 2500 years ago जो शहर थे वो गंगा नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, इसके अलावा सी कोस्ट, समुद्र तट के किनारे शहरों का बसना शुरू हुआ। अब आप लोग मैप में रिवर गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी सोन को जरा आइडेंटिफाई करो। एंशियंट टाइम में गंगा नदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरी, ठीक है, सोन है, इसके साउथ में एक बहुत ही पावरफुल किंगडम डेवलप हुआ था। तो ये प्रेजेंट अगर बिहार स्टेट में आप देखोगे तो यहाँ पर काफी समय पहले मगध नाम का एक बहुत ही जो ताकतवर स्टेट या राज्य डेवलप हुआ था। इसके जो राजा थे वो बहुत ही ताकतवर थे। इन्होंने बहुत बड़ा अपना लार्ज किंगडम सेटअप किया था, बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया था। तो किंगडम ऐसा नहीं कि सिर्फ मगध में ही सेटअप हुआ था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट्स में भी ऐसे कई सारे किंगडम सेटअप हुए थे। काफी समय पहले से ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे, आया जाया करते थे। बेशक अगर हम अपना इंडिया देखते हैं मैप में तो यहाँ पे पहाड़ियां हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जैसे हिमालय पर्वत नॉर्थ में है, डेजर्ट रेगिस्तान है राजस्थान में, नदियां हैं, समुद्र है, जिसके कारण पुराने समय में, क्योंकि पुराने समय में
यातायात के साधन, उस समय हवाई जहाज, रेलगाड़ी वगैरह तो थे नहीं, तो पुराने समय में ट्रेवल करना बहुत ही डेंजरस था, यात्रा करना बहुत ही खतरनाक काम होता था, लेकिन ये कभी इम्पॉसिबल नहीं रहा। इसीलिए पुराने समय से ही लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह काम के तलाश में आया जाया करते थे। इसके अलावा कई बार नेचुरल डिजास्टर जैसे बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया। बाढ़ आ गया तो सब जगह पानी है, खेती नहीं कर सकते, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। या सूखा पड़ गया, जब बारिश नहीं होगी काफी समय तक, तो फिर खेतों में अनाज नहीं होंगे और लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा। तो आपका फ्लड एंड ड्रॉट से बचने के लिए, नेचुरल डिजास्टर जिसको बोला जाता है इन सबको कलेक्टिवली, इनसे बचने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किया करते थे। आदमी और औरत जो है ये आर्मी, सॉरी, कई बार जो आदमी है वो आर्मीज में मार्च किया करते थे। तो सेना किस लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है? ताकि वो दूसरे इलाकों को जीत सके। इसके अलावा जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो भी कारवां में, मतलब ग्रुप में, बैलगाड़ी, ऊंट वगैरह के साथ एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। कई बार ये शिप्स में भी ट्रेवल किया करते थे। ये अपने साथ कीमती सामान लेके दूसरी जगह जाते थे उनको बेचने के लिए। इसके अलावा जो धार्मिक गुरु होते हैं वो भी एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरी जगह जाते थे। इसलिए उपदेश देने के लिए, तो रास्ते में वो रुकते थे, लोगों को सलाह देते थे, लोगों को उपदेश भी दिया करते थे। कुछ लोग जो थे जो सिर्फ एडवेंचर के लिए ही ट्रेवल किया करते थे, क्योंकि उन्हें ट्रेवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना अच्छा लगता था। ये नई नई चीजें खोजना चाहते थे, एक्साइटिंग जो प्लेसेस थे उसको डिस्कवर करना चाहते थे। और जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं तो वो आपस में अपने जो विचार हैं उसको भी शेयर करते हैं। अब व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज? ये तो आप जानते हो कि आज हम लोग क्यों ट्रेवल करते हैं। आज हम लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? नौकरी करने के लिए जाते हैं, कई बार हम पढ़ने के लिए भी दूसरी जगह जाते हैं, कई बार हम घूमने के लिए जाते हैं, नई चीज देखने के लिए जाते हैं। तो जैसे आज हम लोग ट्रेवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कई बार हम लोग मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह, कोई भी रिलीजियस प्लेस विजिट करने के लिए जाते हैं। तो जिस तरह से आज हम लोग ट्रेवल करते हैं, उसी कारण से पुराने समय में भी लोग ट्रेवल किया करते थे। अगर हम लोग इंडिया के मैप को देखते हैं तो नॉर्थ में हिमालय की पहाड़ियां हैं, साउथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडियन ओशन है। तो ये चाहे वो ओशन है या सी है या आपके माउंटेन है, ये हमारे देश को नेचुरल फ्रंटियर प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल फ्रंटियर, ये इनके नेचुरल सीमाएं हैं, प्राकृतिक सीमाएं हैं। और इन फ्रंटियर्स को, बेशक इन सीमाओं को, मतलब चाहे अगर आप देखो, डेजर्ट भी हमारा फ्रंटियर है जो कि वेस्ट में फॉर्म करता है। तो इन सीमाओं को हम क्रॉस करना, इसको पार करना मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग इसको पार करना चाहते हैं पुराने समय से ही इसको पार करते आए हैं। तो इस तरह से इन फ्रंटियर्स को पार करके बहुत सारे लोग पुराने समय से ही इंडिया आते रहे हैं और यहाँ पर बसते रहे हैं। तो ये जो बाहर के लोग भारत में आके बसे, इन्होंने हमारे कल्चरल ट्रेडिशन को, हमारी संस्कृति को और ज्यादा रिच बनाया है और ज्यादा समृद्ध बनाया है। लोगों ने अपने व्यूज भी शेयर किए हैं कि किस तरह से स्टोन पे कार्विंग की जा सकती है, मतलब पत्थरों को काट के कैसे इस पे मूर्तियां इससे बनाई जा सकती हैं, कैसे पत्थरों को खुरच कर इस पे लिखा जा सकता है, कैसे म्यूजिक बनाया जा सकता है। इवन दूसरे जगह के जो खान पान के तरीके थे वो भी हमारे देश में आए। नेम्स ऑफ लैंड। अब किसी भी जगह का नाम कैसे पड़ता है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे देश के लिए दो नामों का इस्तेमाल
अक्सर किया जाता है। कौन सा? इंडिया और भारत। ये जो वर्ड इंडिया है ये रिवर इंडस इससे निकला हुआ है। रिवर इंडस, इसको संस्कृत में सिंधु बोला जाता है। जब ईरान के लोग, ग्रीक के लोग यहाँ पर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे आए लगभग 2500 ईयर्स अगो, तो वो इंडस से फेमिलियर हुए। उन्होंने इंडस को देखा, ये जो इंडस रिवर है इसको देखा, और उन्होंने इस इंडस रिवर को हिंदोस या इंडोस बोला। और रिवर इंडस के ईस्ट में जो लैंड था उसको उन्होंने इंडिया बोला। और जो नाम भारत है वो कैसे पड़ा? ये लोगों का एक ग्रुप था जो कि काफी समय पहले नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के रहता था। और ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में काफी समय पहले लोग रहते थे, जिनके बारे में ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, और उन लोगों को भारत ट्राइब के नाम से जाना जाता था। और उस ट्राइब के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। जो ऋग्वेद है ये संस्कृत में लिखा गया सबसे पहली बुक है। ऐसा माना जाता है ऋग्वेद को लगभग 3500 ईयर्स पहले लिखा गया था। तो शुरू में जो भारत, ये एक ट्राइब का नाम था, एक कबीले का नाम था। उन लोगों के लिए यूज किया जाता था, उन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया जाता था जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहते थे। उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल के नाम पे देश का नाम भारत पड़ा। ये क्वेश्चन उठता है कि हमें पास्ट के बारे में पता कैसे चलता है। कई तरीके हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए। एक तरीका तो है कि पास्ट पर बेस्ड उन किताबों को खोजना जिनमें जो पुराने समय में लिखी गई थी, उन किताबों को खोजना और उनको पढ़ना। तो जो पुराने समय में जो किताबें लिखी गई थी उनको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट उन्हें इसलिए बोला जाता है बिकॉज दोज बुक्स वर रिटन बाय हैंड। उन किताबों को हाथ से लिखा गया था। मैन्युस्क्रिप्ट जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड मैनू से निकला है। मैनू इट मीन्स हैंड। तो शुरू में यह जो मैन्युस्क्रिप्ट थे इनको पाम लीफ पर लिखा जाता था। एक पत्ता, पाम का पत्ता, उस पर लिखा जाता था। या फिर बिर्च एक पेड़ का नाम है, उसका जो बार्क होता था, उसका जो छाल होता था, उससे पेपर तैयार किया जाता था, उस पे लिखा जाता था। तो ये जो बिर्च ट्री है ये कहाँ पे पाया जाता था? या अभी भी पाया जाता है। ये हिमालयन, जो आपके हिमालय के फॉरेस्ट में, हिमालय जो पर्वत है यहाँ के जंगलों में पाया जाता है। तो क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट पत्तों पे लिखा जाता था या इसको ट्री के बार्क पे लिखा जाता था, इसीलिए बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको कीड़ों ने खा लिया। तो बहुत सारों को कीड़ों ने खा लिया। कुछ वैसे ही, जब आपको पता है कि चीजें पुरानी हो जाती हैं तो वो फट जाती हैं, डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद कई सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट थे आज भी बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं। इनको मंदिरों में संभाल के रखा गया था या मोनेस्ट्रीज में संभाल के रखा गया था। मोनेस्ट्रीज क्या है? जो मोनेस्ट्रीज होते हैं ये आपका नॉर्मली जो बौद्ध लिविंग प्लेस फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, तो बौद्ध एंड जैन जो टेम्पल्स है उनसे अटैच मोनेस्ट्रीज होती थी, जहां पर बौद्ध और जैन धर्म के साधु रहा करते थे। तो जो मोनेस्ट्रीज में या टेम्पल्स में इन बुक्स को संभाल के रखा गया है। और इसमें जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक हैं, जैसे रिलीजियस बिलीफ, हमारे धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज क्या थे, राजाओं के लाइफ के बारे में, मेडिसिन, दवाइयों के बारे में, साइंस के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें लॉन्ग पोएम, एपिक्स पाए गए हैं। वो
स्मॉल पोएम्स का कलेक्शन भी है, कई में प्ले नाटक भी लिखे हुए हैं। तो बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो संस्कृत में भी लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स प्राकृत लैंग्वेज में और तमिल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। जो प्राकृत और तमिल लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज थे उस समय कॉमन लोग, ऑर्डिनरी पीपल बोला करते थे, और संस्कृत जो लैंग्वेज है वो अपर कास्ट या अपर वर्ण के लोग बोला करते थे। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस जो है उसके थ्रू भी हम जान सकते हैं कि पहले क्या हुआ या कैसे होता था, क्या हुआ था। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ये दे आर द राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। जो हार्ड सरफेस जैसे स्टोन पर, पत्थर पर या मेटल पर जब लिखा जाता है तो उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। तो कई बार राजा लोगों के लिए जो आदेश देता था उनको वो पत्थरों पर लिखवाता था, मेटल पे लिखवाता था और उसको जगह जगह स्टैब्लिश करवा देता था, इंस्टॉल करवा देता था, ताकि लोग वहां पर रुक सकें, उसको देख के उस पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ सके और उसको मान सके। इसके अलावा दूसरे और भी तरह के इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, जिसमें मेन और वुमेन, आदमियों और औरतों ने, जिसमें राजा और रानी भी शामिल थे, उन्होंने उस चीजों को रिकॉर्ड करवाया, उस चीजों को लिखवाया जो उन्होंने किया था। जैसे उन्होंने अगर कोई लड़ाई लड़ी, लड़ाई में जीत हासिल हुई, तो उस सब के बारे में, या कोई भी जो राजा, वो राजा कब बना, उसने कौन सी लड़ाई कब जीती, डेथ कब हुई, तो इस तरह की चीजों को इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड करवाया जाता था। देखो, जब हम हार्ड सरफेस पे इंस्क्रिप्शन पे कुछ लिखवाते हैं तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट जो आपने देखा कि किस तरह से उसको कीड़े खा लिए, बहुत सारे जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन जब हार्ड सरफेस पे, पत्थर पे या मेटल पे लिखवाया जाएगा कुछ, तो वो ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाएंगे, ज्यादा समय तक बच पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये बहुत हार्ड सरफेस है, इस पे लिखना आसान नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पुराने समय में बनी थी, जिनको पुराने समय में लोग जिसका इस्तेमाल करते थे, उन चीजों को भी पढ़ के, उन चीजों को देख करके भी जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो पास्ट के बारे में, बीते हुए कल के बारे में, बीते हुए समय के बारे में बता सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्क मीन्स ओल्ड, लॉजिस्ट हु स्टडी ओल्ड थिंग्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट वो जो कि पुरानी चीजों को स्टडी करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, और आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी चीजों को स्टडी करके पास्ट के बारे में बता सकते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट पुराने समय की जो चीजें थी उनको स्टडी करके, जैसे उस समय की जो बिल्डिंग में इस्तेमाल किए गए पत्थर, ईंटे, उस पे जो पेंटिंग बनी है, उस पे जो मूर्तियां पाई गई हैं, उसको स्टडी करके वो पास्ट के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद वो एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं। एक्सकवेट मीन्स टू डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। जमीन के अंदर खुदाई होती है, पुराने समय की चीजें पाई जाती हैं जो कि उस समय के लोग इस्तेमाल करते थे, जैसे उस समय के टूल्स, ठीक, औजार, वेपन, हथियार, पॉट्स, आपके उस समय के घड़े, पैन और बर्तन, ऑर्नामेंट, जो ज्वेलरी या फिर कॉइन्स, पुराने समय के जो कॉइन्स हैं, उन सबको एक्सकवेशन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन चीजों को स्टडी करते हैं, उनका साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है, देखा जाता है कि वो किस चीज का बना है, स्टोन का बना है, मेटल का बना है, या बोन का बना है, या बेक्ड क्ले, पकी हुई मिट्टी का बना है। इसके बाद केमिकल एनालिसिस के थ्रू बताया जाता है, जो साइंटिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को हेल्प करते हैं ये पता लगाने के लिए
कि वो कितने समय पहले बनाया गया था, और इससे पता चलता है कि इतने समय पहले के लोग ये चीज बनाना जानते थे, इसका इस्तेमाल करना जानते थे। इसके अलावा बहुत सारी पेरिशेबल चीजें वो चीजें जो समय के साथ डिस्ट्रॉय हो गई, वो भी रही होंगी, लेकिन उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ये यहाँ पे देखो आप लोग, ओल्ड सिटी से, पुराने शहर से मिला हुआ पॉट, और इस तरह के जो पॉट थे लगभग 4700 ईयर्स पहले इसको यूज किया जाता था। यहाँ पे आप ओल्ड सिल्वर कॉइन, पंच मार्क कॉइन जिसको बोला जाता है, इसको लगभग 2500 ईयर्स पहले इसको यूज किया जाता था। और यहाँ पे आप लोग को एक सील दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जानवरों की हड्डियों के बारे में भी देखते हैं या पता लगाते हैं कि कौन से जानवरों की हड्डियां पाई गई हैं, कौन से चिड़िया या फिश की हड्डी पाई गई है, ये पता लगाने के लिए कि पास्ट के समय में लोग किन जानवरों का मांस खाते थे। जो प्लांट रिमेन है वो मुश्किल से ही सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि जो प्लांट है हम लोगों को पता है कुछ समय के बाद सड़ जाता है, डिके हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और अगर पुराने समय के जो अनाज हैं, अगर वो पाए गए हैं, वो तभी पाए गए हैं जबकि वो जल जाते थे, आधे जल जाते थे और वो चार्ट फॉर्म में पाए जाते थे। तो जब अब जले जो सीड्स वगैरह, पीस ऑफ वुड, जब वो चार्ट फॉर्म में हो जाते हैं तो वो ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाते हैं। तो इसी तरह से जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए उनको भी खोज पाना या उनका मिलना भी काफी मुश्किल है। रेयरली ही जो क्लोथ रिमेन्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली समय के साथ जो कपड़ा है सड़ जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये पता लगाते हैं कि उस समय के लोग किस तरह का कपड़ा पहनते थे, कैसे उस समय की जो मूर्तियां पाई गई हैं, मूर्तियों में किस तरह का कपड़ा पहना है, किस स्टाइल से पहना है, इससे क्लोथिंग हैबिट्स के बारे में पता लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हिस्टोरियंस वन हु स्टडी हिस्ट्री, जो हिस्ट्री को स्टडी करता है, पास्ट को स्टडी करता है, उनको हिस्टोरियन कहा जाता है, इतिहासकार कहा जाता है। तो हिस्टोरियंस जो है वो कई तरह के इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए। कौन से इंफॉर्मेशन यूज करते हैं? इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। एक बार जब ये सोर्स मिल जाता है तो फिर पास्ट के बारे में पता करना काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये एक एडवेंचर बन जाता है और हम एक एक करके पास्ट, अतीत, बीते हुए समय के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस हैं ये उसी तरह से काम करते हैं जैसे डिटेक्टिव काम करते हैं, जैसे जासूस काम करते हैं। जो हिस्टोरियंस हैं वो ये जो सोर्सेज हैं उनको क्ल्यू की तरह, सबूत की तरह इस्तेमाल करते हैं बीते हुए समय का पता लगाने के लिए। वन पास्ट और मेनी। अगर आप इस बुक के टाइटल को देखोगे तो बुक का नाम है आवर पास्ट्स। तो यहाँ पे पास्ट के साथ प्लूरल वर्ड यूज किया गया है। तो पास्ट को प्लूरल में क्यों लिखा गया है? ताकि ये समझा जा सके कि पास्ट का मतलब अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग था। जैसे जो हर्डर्स, एनिमल रियरर्स थे, जो चरवाहे थे, उनका पास्ट अलग था किसानों के पास्ट से, क्वीन के पास्ट से या किंग के पास्ट से। तो मतलब जो अलग अलग ग्रुप के लोग होते हैं सबका पास्ट, सबका बीता हुआ समय अलग होता है। तो इसी तरह से मर्चेंट जो है उनका पास्ट भी अलग था। और आज भी
हम सबकी लाइफ अलग है, हमारी प्रॉब्लम्स अलग हैं, हम लोग अलग अलग जो प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करते हैं, अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करते हैं। हमारा प्रेजेंट अलग है, तो इसी तरह से हमारा जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका पास्ट भी अलग है। इसीलिए बुक का नाम आवर पास्ट रखा गया है। जैसे आज जो लोग अंडमान निकोबार आइलैंड में रहते हैं, वो आज भी खाना कैसे हासिल करते हैं? फिशिंग के थ्रू, मछली पालन के द्वारा, शिकार करने के द्वारा, या वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जंगलों से फल फूल जड़ें वगैरह इकट्ठा करते हैं। लेकिन जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो इस आज अगर हमारी सोसाइटी में डिफरेंस है, तो पास्ट में भी समाज में इसी तरह के डिफरेंस रहे होंगे, इसीलिए पास्ट भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ लोगों के लिए डिफरेंट रहा होगा। एक चीज और हमको ध्यान रखनी होगी कि हमें राजाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी है कि उस राजा ने कब राज्य किया था, उसने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, उस राजा की डेथ कब हुई थी। क्योंकि राजा जो थे उन्होंने अपनी विक्ट्रीज को रिकॉर्ड कराया है, अपनी लाइफ इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड कराया है। लेकिन जो कॉमन पीपल थे, जो साधारण लोग थे, जैसे शिकारी लोग या फिशिंग फोक, जो मछली पालने वाले लोग, या जो गैदरर्स थे, फार्मर्स थे, हर्डर्स, उन्होंने अपने लाइफ के बारे में ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो दूसरे सोर्सेज की मदद से इनके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। What do dates mean? अगर कोई आपसे डेट के बारे में पूछता है तो आप कैसे बोलोगे? कि डे बताओगे, मंथ बताओगे, ईयर बताओगे। लेकिन 2000 ईयर्स पहले क्या हुआ, इतने पुराने समय पहले क्या हुआ, तो 2000 या उससे बैक के जो डेट्स हैं वो कैसे काउंट किए जाते हैं? वो नॉर्मली काउंट किए जाते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेकर के। जीसस क्राइस्ट हम सबको पता है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। इन्होंने क्रिश्चियनिटी है इस रिलीजन को शुरू किया था। तो जीसस क्राइस्ट का बर्थ जो है ये 2000 years ago, लगभग 2021 चल रहा है, तो 2021 years पहले हुआ था। और इसीलिए जो सारी डेट्स हैं वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से काउंट की जाती हैं। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले क्या हुआ था, इसको काउंट करने के लिए बीसी यूज किया जाता है, बिफोर क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद क्या हुआ था उसके लिए सीई, कॉमन एरा वर्ड यूज किया जाता है। और स्टार्टिंग पॉइंट यूज की जाती है 2000 जो है द ईयर इन विच लॉर्ड वॉज बॉर्न। ये लेटर्स विद डेट्स, बीसी यूज किया जाता है बिफोर क्राइस्ट के लिए। पहले हिस्ट्री में जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के समय को बताने के लिए एडी यूज किया जाता था, एनो डोमिनी। मीनिंग द ईयर ऑफ लॉर्ड, दैट मीन्स द ईयर इन विच जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। सो 2012 जो है इसको कैसे लिखा जाएगा? एडी 2012। After the birth of Jesus Christ. How many years after the birth of Jesus Christ? 2012 years after the birth of AD. That means Anno Domini
which means the year of Lord, the year in which Jesus Christ was born. अब हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उसमें एडी को यूज नहीं किया जाता, उसके लिए सीई यूज किया जाता है। और बीसीई बिफोर द एरा ऑफ क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट आपका बीसी है, बीसीई अब यूज किया जाता है बीसी की जगह, तो बिफोर कॉमन एरा। एंड सीई यूज किया जाता है अब एडी की जगह, दैट मीन्स कॉमन एरा, द एरा विच इज कॉमनली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पूरी दुनिया में एडी की जगह सीई यूज किया जाता है और बीसी की जगह बीसीई यूज किया जाता है। कई बार जो लेटर्स हैं बीपी, इसको भी यूज किया जाता है, बीपी इट मीन्स बिफोर प्रेजेंट। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि जो इंस्क्रिप्शंस थे इनको हार्ड सरफेस पे इंस्क्राइब किया जाता था। जो इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस को 100 ऑफ इयर्स पहले लिखा गया था। तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं इसमें कई बार स्क्रिप्ट भी यूज की गई है, कई बार लैंग्वेज भी यूज किया गया है। लैंग्वेज विच आर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज्ड ओवर टाइम। ये आपका स्क्रिप्ट नीचे जो लेटर्स हैं, ऊपर आपको पिक्चर फोटो दिख रहा होगा, दैट इज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। तो जो स्कॉलर्स हैं इन सिंबल्स का मतलब समझने के लिए, पुराने जो स्क्रिप्ट थे उनको समझने के लिए उन्हें उनके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पुराने लैंग्वेज, पुराने स्क्रिप्ट को लेकर के। और जब पुराने स्क्रिप्ट को समझा जाता है, पुराने लैंग्वेज को समझा जाता है, तो इसे डिसाइफरमेंट बोला जाता है।